हेलो एवरीवन। आज की क्लास की शुरुआत हम एक कहानी से करने वाले हैं और कहानी ये है 400-500 साल पहले की बात है। एक महल है जो पॉइंटेड आर्च, नुकीली मेहराबों और डोम गुंबदों से बना हुआ है। उस महल में बहुत सारे डंजन्स हैं, वॉल्स हैं, तहखाने हैं और उन तहखानों के बाहर एक डैमजल इन डिस्ट्रेस है। हमारी कहानी की एक नायिका है, प्रोटैगनिस्ट है, जो इस खौफजदा माहौल में खुद को डरा हुआ महसूस करती है। उसी वक्त उस महल का दरवाजा खुलता है और अपनी क्लास की शुरुआत होती है। इन 4-5 लाइनों में एक छोटी सी कहानी बताने का पर्पस इतना है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा सा ही माहौल है। वो क्यों है, उसका कारण ये है, हमारे दिमाग में एक लेयर्ड में कुछ एक प्रोसेस चला करती हैं। और लेयर क्या है? कुछ एक चीजें हैं जिन्हें अपन डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। कुछ देखा, दिमाग में उस चीज की इमेज बनी, हमें उस चीज का हम दिमाग के थ्रू रिएक्शन करते हैं। मगर हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अपन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। उसे मिस्ट्री, रहस्य या हॉरर, इस तरह की चीजों में अपन बताने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसा ही चीज गॉथिक के अंदर है। हम जो डायरेक्टली हमारी कल्पनाएं या फिर कुछ एक चीजें जिन्हें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती, उस चीज से हमें आश्चर्य पैदा होता है, ऑ पैदा होता है, टेरर पैदा होता है। उसी चीज का नाम गॉथिक है। इस गॉथिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट में समझ लेते हैं कि आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले। पहला तो जो नाम गॉथिक है, ये जैसा हम जानते हैं कि गॉथ नाम के कबीले से आया है। ये कबीला क्या था, क्यों था, इसका क्या, ये शब्द आने के पीछे क्या रीजन थे, ये समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे इसी गॉथ से गॉथिक आर्किटेक्चर की बात आती है। अब यहां ये समझने वाली बात है, इस गॉथिक आर्किटेक्चर पे एक मिसकंसेप्शन चला करता है। वो ये है कि इस शब्द की वजह से गॉथिक आर्किटेक्चर को भी जर्मन ही मान लिया जाता है, जो गलत बात है सरासर। इसको देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसी आर्किटेक्चर से हमें कहीं ना कहीं फिक्शन या गॉथिक रोमांस है वो देखने को मिलता है, उसको समझेंगे। और उसी फिक्शन में कुछ राइटर्स हैं जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाली बात मेजर तो यहां यही है, इस गॉथिक से परीक्षा में सवाल मेजरली इस फिक्शन और फिक्शन राइटर से पूछे जाते हैं। फिक्शन राइटर से पूछे जाने के पीछे भी रीजन है। ये एक ऐसी आपकी परीक्षा के में टॉपिक जुड़ा है, इसका मेजर कारण ये है कि जो इसको लिखने पढ़ने वाले लोग थे लेट 18th सेंचुरी में और ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ 19th सेंचुरी में ये डोमिनेंट होती है आर्ट फॉर्म, गॉथिक साहित्य या गॉथिक फिक्शन जिसे कह सकते हैं। जो फीमेल डोमेस्टिसिटी थी या जो महिलाओं को सब्जुगेट करके रखा जाता था, वो कहीं ना कहीं इसी राइटिंग स्टाइल से रेस्पॉन्स कर रही हैं पेट्रियार्की को या मेल वर्ड को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसलिए राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं। मगर सवाल ये है, हम आर्किटेक्चर और इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड है थोड़ा, अगर वो ध्यान में रहता है, उसके पीछे का माहौल, कंसेप्ट, अपन जो भी कहें, अगर वो दिमाग में ध्यान में है, तो फिर एक सीक्वेंस में चीजें होती जाती हैं और उसी सीक्वेंस में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। और दूसरा जवाब आर्किटेक्चर पढ़ने का ये है कि साहित्य के अंदर जो भी चीजें मेजर मूवमेंट्स आपको देखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री और टिल द एंड, आपको यह एहसास होगा कि कहीं ना कहीं जितने भी बड़े मूवमेंट आए हैं उनके पीछे दूसरे कोई ना कोई मूवमेंट का हाथ रहा है। सबसे पहले जो मूवमेंट अपन को देखने को मिलते हैं वो पेंटिंग में दिखते हैं, आर्किटेक्चर में दिखते हैं। उसके बाद लिटरेचर के हिस्से आते जाते हैं। कारण ये है, इंसान है, कुछ साइंस को, इमेज को पढ़ता है, वर्ड को कॉइन करता है, फिर कागज पेन आता है, फिर कोई कंसेप्ट या कोई मूवमेंट, कोई भी थ्योरी बनाने की कोशिश की जाती है। तो हर चीजें सोसाइटी में आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको जब समझते हैं तो समझने में आसानी होती है। अब अपन आगे क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। गॉथिक रोमांस, ये रोमांस से ही, इसी वर्ड से नॉवेल नाम का विधा है आर्ट की, वो निकली है। या इसे फिक्शन के तौर पे भी अपन कल्पनाओं वाले साहित्य के रूप में भी देख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए द वर्ड, अब ये मैंने कुछ डेफिनेशन यहां लिख रखी हैं, ये एम एच अब्राहम
लिटरेरी टर्म्स वाली जो बुक है वहां से ली गई है। यहां से आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। द वर्ड गॉथिक ओरिजिनली रेफर्ड टू द गॉथ। ये वर्ड गॉथिक है, ये ओरिजिनली गॉथ नाम के एक कबीले से रेफर किया गया है। ये कबीला क्या था, क्यों था, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। गॉथिक है ये वर्ड आर्किटेक्चर के सेंस में, गॉथिक शब्द है ये 15वीं सेंचुरी रेनेसां में नजर आ रहा है सबसे पहले, और ये शब्द है वो गॉथ से निकला है। अब ये गॉथ क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम एक चेन में पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हम गॉथ नाम की इस चीज को जानेंगे, फिर गॉथिक आर्किटेक्चर जानेंगे, फिर फिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ मिसकंसेप्शन है कि कुछ चीजों के बारे में, गॉथिक आर्किटेक्चर के बारे में, उसको समझते। देखिए जर्मनी, जो आज का जर्मनी जिसे अपन समझते हैं, ऐसा नहीं था। मॉडर्न जर्मनी जिसे अपन जान पा रहे हैं, दुनिया में जितने भी अभी प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो सब के सब एक कबीलों से निकले हुए लोग हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो रचते बसते चले गए, वैसे वैसे अपनी दुनिया बनाते चले गए। जर्मनी के साथ भी ऐसा ही था। जर्मनी के कुछ कबीले थे, उसमें पहला नाम था गॉथ्स का, दूसरा था वेंडल्स का, तीसरा था सेक्शंस का, एंड द फोर्थ वन वाज एंजल्स एंड द फिफ्थ वन वाज जूट्स। यही कबीले जब अंग्रेजी भाषा के विकास क्रम को पढ़ते हैं कि जबान का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको पढ़ते वक्त भी इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत अपन ध्यान रखते हैं कि ये डायलेक्ट कहीं ना कहीं अंग्रेजी के अंदर कैसे घुसते मिलते चले गए और भाषा को बनाते चले गए। मगर आज अपना वो काम नहीं है, अपना काम गॉथिक से रिलेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब था जर्मनी के 5-6 कबीले थे। इन कबीलों की खास बात थी कि अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए या अपने रहने या अपने जीवन को यापन करने के लिए, ये जो रोमन सिविलाइजेशन था, रोमन सभ्यता या रोमन एम्पायर था, उसके साथ इनकी मुठभेड़ें होती रहती थी। तो उन एनकाउंटर से रोमन एम्पायर कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ दिखा। वहां सबसे बड़ा योगदान किसी कबीले का था तो उसे गॉथ्स कहा जाता था। और आज की भाषा में गॉथ्स को जो रोमन एम्पायर के लोग थे वो बारबेरिक और अनसिविलाइज्ड समझते थे, कि ऐसे लोग ये बारबेरिक हुआ करते हैं, अनसिविलाइज्ड हुआ करते हैं। लेटर ऑन रेनेसां के टाइम पे ये गॉथ है, ये फिर एक एडजेक्टिव की श्रेणी में चला जाता है, और जो भी इंसान, जो भी आर्किटेक्चर का पैटर्न था, उसे डेरोगेटरी नाम दिया जाता है इसके ऊपर, गॉथ्स के, जो बारबेरिक और अनसिविलाइज्ड किस्म का आर्किटेक्चर है उसके ऊपर। वो क्यों था उसको भी अपन जान रहे हैं। पहला शब्द गॉथ्स कौन थे? जर्मनी के कबीले के लोग, जिन्हें बारबेरिक, अक्रांता या अनसिविलाइज्ड, जो सभ्यता के कहीं से नजदीक से भी नहीं गुजरते थे, उन्हें ये नाम दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम 12th सेंचुरी के ऊपर के पास पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां अपना जो आर्किटेक्चर का मामला है वो छुपा हुआ है, और उसी आर्किटेक्चर से फिर फिक्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ 12th सेंचुरी मिडीवियल पीरियड का जिक्र है, जिसे ब्रिटिश हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो 12th सेंचुरी का जो हिस्सा आता है वो मिडीवियल एज इसे बोला जाता है। तो इस मिडीवियल एज में क्या था? 12th सेंचुरी में धर्म के नाम पे कुछ एक क्रूसेड्स हुआ करते थे। क्रूसेड्स क्या थे? धर्म के ऊपर लड़ाइयां हुआ करती थी। खासकर ये लड़ाइयां आपको मिडिल ईस्ट और यूरोपियन, जो मिडिल ईस्ट की तरफ के यरूशलेम और उस तरफ के रहने वाले लोग थे वहां, और जो यूरोपियन लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाके कबीलों के लोग लड़ाइयां किया करते थे। तो जब इंसान लड़ाइयां करता है तो उसको वो आंख बंद करके लड़ता नहीं है, वो उसकी शहर की इमारतें भी देखता है, उस जगह के कल्चर को भी समझता है, वहां के इंसानों को भी समझता है। तो यूरोपियन जब वहां उस तरफ गए तो उन्होंने कुछ आर्किटेक्चर का पैटर्न देखा। वो पैटर्न कैसा था? वहां वॉल्ट्स, छुपे हुए तहखानों में तिजोरियां, डंजन्स, तहखाने हुआ करते थे। डोम्स वहां की आर्किटेक्चर में थे, और आर्च वहां थे, पॉइंटेड आर्च। ये डोम्स बनाने का पर्पस ये था कि जो वेट हुआ करता था उसको दीवारों पे एक स्ट्रक्चर वे में चैनलाइज किया जा सके, ताकि छत पे पूरा प्रेशर ना रहे। पॉइंटेड आर्च बनाने का पर्पस कुछ सिंबलिक रेफरेंस हुआ करता था। एक पॉइंटेड नुकीला आर्च बनाया जाता था, मेहराबें बनाई जाती थी। उनका पर्पस था कि इंसान को गति दिखे जमीन से जन्नत की तरफ की, धरती से लेके स्वर्ग या हेवन की तरफ की उसका मूवमेंट दिखे, कि उसका अल्टीमेट गोल वही है। तो इस तरह का आर्किटेक्चर था। 12th सेंचुरी के अंदर जब लोगों ने इधर उधर आके जाके चीजों को समझा, तो यूरोपियंस ने भी इस आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट किया, और ये यूरोप के की जमीन पे भी ऐसा आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस में आ रहा है।
लोगों ने ऐसी इमारतें बनानी शुरू करी। मगर समस्या ये हुई, जब रेनेसो आया 15 सेंचुरी में, तो रेनेसो का काम क्या था, जहां रोमन सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गया था, लोगों ने सोचा कि ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन हमारा पुराना सिविलाइजेशन है, उसी पे अध्ययन करते हैं। और पुराना सिविलाइजेशन में क्या था, वहां के आर्किटेक्चरल पैटर्न में सब चीजें सिमेट्रिकल थी। यहां डोम और आर्च में क्या था, तहखानों में क्या था, कुछ रहस्यनुमा, कुछ ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर दिखता था। यहां हर एक चीज सलीके से एक सीधी लाइन में इस तरह बनी हुई चीजें थी। और जब रिवाइव किया ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन को 15 सेंचुरी के आसपास, तो लोगों को ये नजर आया कि जो पुराना है 12th सेंचुरी में जो आर्किटेक्चर का पैटर्न चल रहा है, ये जो मिडीवियल टाइम में जैसा भी आर्किटेक्चर बना है 12th सेंचुरी में, वो बकवास है। हमारी पुरानी सभ्यता का जो आर्किटेक्चर था वो बढ़िया था। तब उन्होंने सोचा इसे क्या नाम दिया जाए। तब इन ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन को पढ़ने और रिवाइव करने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे पास एक शब्द है गॉथ, इन्हीं लोगों ने हमें बर्बाद करने में कोशिश करी थी, इन जर्मन कबीलों ने। तो उनके नाम पे उसे गॉथिक नाम दे दिया जाता है। बारबेरिक और अनसिविलाइज्ड किस्म का इसे आर्किटेक्चर बता दिया गया 15 सेंचुरी में। तो यहां 15 सेंचुरी में कहीं ना कहीं जो मिडीवियल 12th सेंचुरी का आर्किटेक्चर था, उसको नाम दे दिया गया गॉथिक। जो भी यूरोप में बन रहा था, यूरोप के किसी भी देश में, उसे गॉथिक नाम दे दिया गया। तो एक चीज हमारे सामने अभी तक आई है, वो ये है गॉथिक। ये शब्द गॉथ कबीला जर्मनी से था, वहां से आया। इस आर्किटेक्चर का स्पेसिफिकली जर्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, पूरा होल यूरोप की यहां बात है। यूरोपियन जो क्रूसेड्स हुए 12th सेंचुरी में, उस वक्त लोगों ने इधर उधर इमारतों को पढ़ा, देखा, समझा, तो वहां यूरोप में भी ऐसी इमारतें आई। मगर 15 सेंचुरी में जब एक तरह से आदमी रेनेसो पुनर्जागरण की तरफ बढ़ रहा है, तो पुनर्जागरण के काल में उस 12th सेंचुरी वाले आर्किटेक्चर को, जर्मन कबीले के उस गॉथिक डेरोगेटरी टर्म को उठा के इस आर्किटेक्चर पे चेप दिया गया कि ये ऐसा नकली आर्किटेक्चर है। तो ये आर्किटेक्चर की बात है। ऐसे ये शब्द है कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आ रहा है, गॉथिक और गॉथिक आर्किटेक्चर। अब इसके बारे में जो डेफिनेशन की बात थी, उसके तौर पे समझते हैं। यहां एक चीज और दिख रही होगी, कैसे शब्द कैसे बना करते हैं। गॉथिक से बारबेरिक और अनसिविलाइज्ड नाम आ गया। ये वेंडल्स एक और कबीला था। इसी वेंडल से फिर अंग्रेजी भाषा में अपन वेंडलाइजेशन, वेंडलाइज्ड का नाम पढ़ते हैं। वेंडलाइज करना, किसी चीज को विध्वंस, नष्ट करने के सेंस में आता है। इसी कबीले से ही वही नाम आया। ये एक्स्ट्रा ऐसे ही थोड़ा दिखा तो बात करिए अपन ने। अब इस डेफिनेशन को देखिएगा, इसको एक एक करके समझते हैं। परीक्षा में सवाल हैं, वो किताबों से ही आते हैं, किताब में से ये बात आई। The word Gothic originally referred to the Goths, an early Germanic tribe, एक जर्मनी का एक कबीला था। Then came to signify Germanic and then medieval. Gothic architecture now denotes the medieval form of architecture. Gothic architecture है जो medieval form, जो 12th सेंचुरी के आसपास 1000 से लेके 12th सेंचुरी के आसपास आपको, फिर ये बढ़ता है 16th सेंचुरी तक भी आर्किटेक्चर रहता है, मगर इसको नाम डेरोगेटरी दे दिया गया। तो एक मिडीवियल एज के अंदर जैसा आर्किटेक्चर है वो एस्टेब्लिश था वहां पे यूरोप में, उसको एक डेरोगेटरी नाम दिया गया था जिसे कहा गया था गॉथिक। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ हाई पॉइंटेड आर्च, वॉल्ट, फ्लाइंग बटरेसेस एंड इंट्रिकेट रेसेस। अब ये होती क्या है, इसको एक तस्वीर से समझ लेते हैं। ये इस तरह का आर्किटेक्चर क्या था, इसको अपन यहां देखते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा, ये बटरेसेस का एग्जाम्पल है। एक महल है, महल के अंदर कुछ इस शेप में पिलर्स बनाए गए जो कि रोमन सभ्यता में सिमेट्री के उल्टा है। ये बनाए तो इसलिए गए हैं कि इस दीवार को सपोर्ट मिलता रहे, मगर इस तरह का आर्किटेक्चर कभी देखा नहीं गया था। और इसको जब देखते हैं तो एक तरह से ऑ पैदा कर रहा है, एक तरह से ये टेरर पैदा कर रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि ये बटरेसेस है एक तरह से अलग। मैंने कहा कि एक अपन किसी चीज को देखते हैं, हमने जो सुना है, पढ़ा है, उससे कॉम्प्रीहेंड करेंगे, वो रीजन की कैटेगरी में आ जाएगा। मगर जो अपन ने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, कुछ ऐसा ही अनकैनी सा है, अनकैनी है कुछ जिसपे विश्वास नहीं कर सकते, कुछ एकदम ही नया ऐसा उल्टा है, तो उसको देख के
इंसान के दिमाग में या आश्चर्य पैदा होता है या हो सकता है भय पैदा होता है। तो ये इस तरह से भय पैदा कर दिखती हुई चीज नजर आ रही है, ऐसा आर्किटेक्चर। एक रेसिस का नाम आया है। ये रेसिस क्या है? इंट्रिकेट रेसिस। यहां इस गुंबद नुमा महल के अंदर बहुत सारे छोटे पिलर दिखाई दे रहे हैं धसे हुए, उन पे कुछ इनग्रेव्ड चीजें भी हैं। ये चीजें भी देखने पे ऐसा लगता मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में है क्या। इंसान ने इस तरह की छुपी हुई धसी हुई चीजों को, तहखानों को पहले नजर नहीं रखा था, तो अब ये चीज भी एक तरह से रहस्य वाली चीज है। तो रहस्य का जहां जिक्र आ रहा है वहां ये आर्किटेक्चर, इस तरह के आर्किटेक्चर वहां 12वीं सेंचुरी में हुआ करते थे। ये फोटो दिखाने का, इसकी बात करने का कारण ये है कि जो भी अपने फिक्शन लिखी जाएंगी बाद में लेट 18वीं सेंचुरी में और अर्ली 19वीं सेंचुरी में, उनका जो बैकग्राउंड में उनके कहीं ना कहीं सेटिंग होगी वो इस तरह की महल और हवेलियों में ही होगी। इसलिए इस आर्किटेक्चर की बात करना जरूरी था। अब अपन उस डेफिनेशन पे आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आगे ये कहती है, इंट्रिकेट रेसिस हैं, बट्रेसेस हैं, which spread through western Europe between 12th and 16th century। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच ये इस तरह का आर्किटेक्चर चलता है, 12वीं यानी कि मिडीवियल एजेस के अंदर, और इसे नाम डेरोगेटरी जैसे मैंने कहा दिया गया था। अब ये गॉथिक नॉवेल की डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसे देखने की कोशिश करते हैं। गॉथिक नॉवेल, और इन एन ऑल्टरनेटिव टर्म गॉथिक रोमांस। ऑल्टरनेटिव इसलिए कहा गया है, ये नॉवेल नाम का जो आपको जो एक विधा दिखेगी साहित्य में, ये एक्चुअली रोमांस नाम के शब्द से निकली है। ये भी, इसका जिक्र भी आपको एमएच अब्राहम में मिल जाएगा। इज अ टाइप ऑफ ए प्रोज फिक्शन। ये एक तरह की प्रोज फिक्शन है। प्रोज और पोइट्री दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, तो ये एक गद्य का हिस्सा है। नॉवेल फॉर्म में ही इसमें ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। प्रोज फिक्शन है गॉथिक जो बात कर रहे हैं, नॉवेल या रोमांस, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सबलाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सबलाइम। इस सबलाइम शब्द पे ही पूरी अपनी क्लास टिकी हुई है। ये जो सबलाइम है, एडमंड बर्ग का दिया हुआ एक आइडिया है। यही सबलाइम है आगे डार्क रोमांटिक को इन्फ्लुएंस करता है। यही सबलाइम है सैमुअल टेलर कॉलरिज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यही सबलाइम है आगे जाके हॉलीवुड की जो भूतिया और डरावनी हॉरर फिल्में देखते हैं स्टीफन किंग की, वो इसी सबलाइम से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इस सबलाइम को भी अपन आगे की चीजों में समझने की कोशिश करेंगे। सबलाइम का आइडिया है जिससे ऑ, या तो एक आश्चर्य का भाव या फिर एक टेरर, खौफ का भाव है, वो पैदा होता है दिमाग में इस तरह के जब साहित्य को पढ़ते हैं तो। और ये सबलाइम के आइडिया पे टिका हुआ। तो ये हल्का फुल्का इसके बारे में जिक्र था गॉथिक के बारे में। अब हमने गॉथिक शब्द की उत्पत्ति को समझा। अब अपन समझते हैं कि कौन सी एज के अंदर ये लिटरेचर अपन को दिख रही है और क्यों दिख रही है, क्या कारण थे उस वक्त इस लिटरेचर के आने के, इस तरह के साहित्य के आने के, इस तरह के फिक्शन के आने के, इस तरह की नॉवेल्स के आने के। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। देखिएगा, गॉथिक रोमांस है, ये दो एज में अपन को देखने को मिलेगा, दो हिस्सों में अपन को देखने को मिलेगा। एक तो प्री रोमांटिक एज और एक रोमांटिक एज। प्री रोमांटिक एज के अंदर गॉथिक है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, और रोमांटिक एज के अंदर ये पॉपुलर हो रहा है। अब प्री रोमांटिक एज जैसा लिटरेचर के अंदर ब्रॉड कैटेगरीज बना रखी हैं, उनमें सब हेडिंग्स हैं बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नियो क्लासिकल नाम से एक लिटरेरी पीरियड है, और इस नियो क्लासिकल का जो अपन टाइम पीरियड देखते हैं वो 1660 से लेके 1789 या तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तक या फिर लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने तक माना जाता है। उसके बाद रोमांटिक है, जो मेन रोमांटिक ट्रेड्स हैं वो लिटरेचर में दिखने लग जाते हैं। उनकी बात अपन आगे की क्लासों में रोमांटिक पढ़ते वक्त करेंगे। तो प्री रोमांटिक के अंदर एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब सवाल ये आता है, पॉपुलर रोमांटिक एज में हो रहा है, एग्जिस्टेंस में इस वक्त आ रहा है प्री रोमांटिक में। अब सवाल ये है कि क्यों है ऐसा, ऐसे होने की कुछ एक चीजों के पीछे कारण क्या रहे, उन कारण को अपन एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे और सहूलियत से चीजें समझ में आएंगी, और आगे करके एक एक चीज को इसी हिसाब से बढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस कहीं ना कहीं बनती चली जाएगी। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है फिलोसॉफिकल रीजंस। कुछ एक फिलोसोफर्स, कुछ एक थिंकर्स,
वो समाज में जो भी बुन रहा है उसको देखते समझते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उन्होंने कुछ आइडियाज दिए, उन आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं। फिलोसॉफिकल रीजन थे, जो अपन नियो क्लासिकल की बात कर रहे थे, नियो क्लासिकल की, उसे एज ऑफ रीजन भी बोला जाता है। कि हर एक चीज है वो रीजन के हिसाब से देखी जाए, हर एक चीज है उसे तार्किकता और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से समझी जाए। और उस तार्किकता की बात करने वाले कुछ एक थिंकर्स हुआ करते थे, जैसे जॉन लॉक होते थे। लॉक ने आइडिया क्या दिया था? टेबुला रासा का, जो इंसान देखता है वही उसी से सीखता है और वही एग्जिस्टेंस है। हम खाली स्लेट हैं, जैसा अपना एक्सपीरियंस है वहां, जैसा अपन एम्पेरिसिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जो ज्ञान अपन ने लिया है किसी चीज को देख के करके, वही नॉलेज है। रूसो है, वोल्टेयर है, इन लोगों ने इस रैशनल लॉजिक की बात करी, ऑर्डर की बात करी, साइंस के थ्रू हर एक चीज को समझने के ऊपर इनका पूरा पूरा, जैसे इसी टाइम पे पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से मॉन्टेस्क्यू भी इसी पीरियड में अपन को दिखते हुए नजर आते हैं। तो हर चीज को रीजन बेस्ड समझा जा रहा था नियो क्लासिकल एज में। लगभग जैसे मैंने कहा, नियो क्लासिकल का टाइम पीरियड 1607 से 1789 तक था, मगर नियो क्लासिकल है वो 1750 के बाद कहीं ना कहीं से प्री रोमांटिक की तरफ अपने बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ये एज है, इसके अंदर कुछ एक क्लैशेस आने शुरू होते हैं। लोग, सोसाइटी है वो इस रीजन और रैशनैलिटी का विरोध करने लगती है, जो 89 तक तो चलती है, मगर कहीं ना कहीं 50 के बाद से ऐसा माहौल बनने लग गया था। क्यों बनने लग गया था? देखिएगा, people became exhausted by this strict rational thinking. Gothic fiction emerged as a rebellion against reason and bringing back imagination, emotion, mystery, the irrational or the subconscious. लोग इस रैशनैलिटी से उकता चुके थे। लोग ये समझने लगे थे कि बहुत सारी चीजें हमारी दुनिया में ऐसी हैं, हम जानते कितना है, हम इस यूनिवर्स का कुछ परसेंट जान रहे हैं और बाकी की दुनिया का तो हमें मालूम ही नहीं है। तो उस कुछ परसेंट से ही अपन पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ एक रहस्य भी है, हमारा सबकॉन्शियस में जो चीजें हैं वो सब रहस्य हमें मालूम ही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमने कोई चीज देखी है, एक्सपीरियंस की है, उसको अपन रीजन में बांध सकते हैं, बाकी चीजों को कैसे रीजन में बांधेंगे? तो लोगों ने एक तरह से इंटरनल कहीं ना कहीं ये आवाजें लोगों के दिमाग में थी कि हम चीजों को इमेजिनेशन, कल्पनाओं, इस तरीके से समझने की कोशिश करें। और गॉथिक क्या है? ऐसे महल, ऐसे गुंबद जो मिस्ट्री, रहस्य है उनमें, और उन रहस्य में ही कहानियां टिकी हुई हैं। वो भी पढ़ेंगे आगे डेफिनेशन में। तो एक रिवोल्ट इस लॉजिक के ऊपर करने का क्या था? लोग उकता चुके थे रैशनैलिटी से, और इसी रैशनैलिटी से वो रहस्य को ढूंढ रहे थे कि रैशनैलिटी को छोड़िए, अब रहस्य वाली चीजों पे बात करिए। ये एक फिलोसॉफिकल रीजंस में ये अपन पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, एक फिलोसोफर आए, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने आइडिया दिया सबलाइम का। उन्होंने कहा दो चीजें होती हैं, एक तो खूबसूरत होती है और एक सबलाइम होती है। सबलाइम है वो टेरर भी है, डार्कनेस भी है, वास्टनेस भी है, मिस्ट्री भी है। कैसे है? इसको अपन एक तस्वीर से समझते हैं, उसके बाद गॉथिक और क्लियर नजर आएगा। ये तस्वीर है हमारे सामने टाइगर की। इस फोटो को देख के देखिए, अगर हमारे पास एक और तस्वीर इसके साथ होती, वो होती अगर गुलाब के फूल की। गुलाब का फूल होता तो हम देखते, उसे सीधा नाम दे देते, भाई दुनिया समाज ने, ये देखने में अच्छा लग रहा है, अपील कर रहा है, दुनिया समाज ने ऐसी चीजों को खूबसूरत कहा है। हम किसी सफारी में गए और हमने वहां टाइगर देखा। अब एडमंड बर्क ये कहेंगे कि अब आप इसे क्या कहोगे? इस प्रीडेटर को देख के आपके दिमाग में मिस्ट्री पैदा होती है। आप इसे ना खूबसूरत कह सकते हो, ना बदसूरत कह सकते हो। ये आप में ऑ पैदा करता है, टेरर पैदा करता है। तो लोगों ने कहा फूल खूबसूरत है, तो आप इस टाइगर को क्या कहेंगे? ये क्या है? एडमंड बर्क ने कहा ये सबलाइम है। सबलाइम क्या है? जो भी चीज ऑ पैदा कर रही है, आश्चर्य पैदा कर रही है। ये खूबसूरत भी लगता है, ये रहस्य भी है, इस तस्वीर के पास सब कुछ है। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की इंसान की कल्पनाओं पे
इस तरह के इंसान की जो फितरत है, जिसे इंसान ना खूबसूरत कह रहा है, ना उसे सबलाइम कैटेगरी में रखा जाता है, तो गॉथिक इसी तरह की सबलाइम चीजों को के ऊपर अध्ययन करने की कोशिश करती है। जैसे हम फिल्में देखते थे, एक दौर था जब जमींदारों पे फिल्में बनती थी, एक दौर था जब लव स्टोरीज आया करती थी, एक दौर था जो गैंगस्टर पे पिक्चरें बना करती थी, एक दौर ऐसा भी रहा जब हॉरर फिल्में बनना शुरू हुई। हॉरर फिल्मों में अपन को क्या नजर आ रहा है? देखने में बढ़िया भी लग रही है, डर भी लग रहा है, हमारी दिमाग की कुछ ऐसी परतें खोली जा रही हैं जिनका हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इंसान उल्टा चल रहा है, साएं साएं से हवाएं चल रही हैं, जो हवाएं चलती तो थी मगर वो इस हिसाब से दिखाई जा रही है कि उसमें रहस्य नजर आ रहा है। तो यही गॉथिक का एक हिस्सा है। अब इस चीज से हमें समझ में आया कि सबलाइम का आइडिया कैसे गॉथिक के अंदर इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख रहा है। एडमंड बर्ग का आइडिया था सबलाइम का। गॉथिक राइटर्स अप्लाइड बर्ग्स आइडिया डायरेक्टली बाय यूजिंग, गॉथिक के राइटर्स ने एडमंड बर्ग का आइडिया डायरेक्टली यूज किया। हॉन्टेड कैसल, एक तरह से जो किले महलों को दिखा के, डरावने महलों को दिखा के इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उनमें रहस्य दिखता था, उस मिडीवियल 12th सेंचुरी वाले आर्किटेक्चर को दिखा के। स्टॉर्म्स, तूफान है वहां। सुपर नेचुरल, एक तो होता है नेचुरल कोई चीज, एक सुपर नेचुरल, नेचुरल से भी अलग उठी हुई चीज। वो कैसे है? वहां आपको कोई खौफ का मंजर नजर आ सकता है, वहां किसी तीसरी पावर का हाथ जब दिखता नजर आए तो वो सुपर नेचुरल है। इंसानों से बीच ऊपर उठ के कोई तीसरा हिस्सा जो इस दुनिया को चला रहा है, तो इस सुपर नेचुरल। ओवरवेलमिंग फियर, डर से भरा हुआ पूरा का पूरा माहौल। इस तरह की चीजों में एडमंड बर्ग ने बात करा और फिर उन राइटर ने इसको इंप्लीमेंट किया। आगे देखते हैं, अपन आने के कारण की पड़ताल कर रहे हैं कि गॉथिक लिटरेचर उस वक्त क्यों आ रहा है। कुछ एक सोशल कॉजेस भी रहे, सामाजिक कारण क्या थे उनको भी अपन देख लेते हैं। सामाजिक कारण में सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा नियो क्लासिकल तो रैशनैलिटी की बात कर रही थी। नियो क्लासिकल एज तो रैशनैलिटी पे टिका हुआ एज था, मगर मैंने कहा 50 और 60 में ये रैशनैलिटी कहीं ना कहीं टूटने लग गई और लगभग 1789 आते आते ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी रैशनैलिटी, और इमोशंस का दबदबा रहेगा। किस तरह के इमोशन? एक तो जो अपन जान पा रहे हैं, एक ऐसे इमोशंस जिनकी अपन को समझ ही नहीं है, जैसे कॉलरिज सेकेंडरी इमेजिनेशन और इन सब की बात कर रहे हैं, फैंसी की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। 1750-60 में क्या होता है? अग्रेरियन रेवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग 15 एंड 60s। जो लोग गांवों में स्थापित थे, जो गांवों में रह रहे थे, वो धीरे धीरे गांवों से पलायन कर रहे हैं और शहरों की फैक्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। शहर उस वक्त ब्रिटेन में डेवलप हो रहे थे, कारण कॉलोनीज से पैसा आ रहा था, शहरों में फैक्ट्रियां बन रही थी, हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल जो भी जा रहा था उसकी बुनाई वहां हो रही थी कारखानों में। तो अग्रेरियन रेवोल्यूशन है। इस अग्रेरियन रेवोल्यूशन से लोग पलायन, जैसे गोल्डस्मिथ की कविता है विलेज, वो उसमें गांव के बारे में क्या बात कर रहे हैं गोल्डस्मिथ? वो यही बात कर रहे हैं कि गांव से लोग उठ के शहर की तरफ जा रहे हैं। तो उसी पे चर्चा इस तरह की इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसीलिए इसे प्री रोमांटिक की कैटेगरी में डाला जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी। रेवोल्यूशन तो पूरी तरह विक्टोरियन एज में दिखेगा, पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आने लग गई थी। एंजाइटी भी लोगों पे है, लोग एलियनेटेड भी हैं, मशीन आ गई है, फैक्ट्रीज हैं, तो लोगों में ये चीजें कुछ खौफ भी पैदा कर रही हैं। फियर ऑफ लूजिंग ह्यूमैनिटी, क्राउडेड सिटी है, पॉल्यूशन है, ए सेंस ऑफ लॉनलीनेस है, आदमी अकेला है, डर है, एंजाइटी है। तो वो जो सीधी कुछ एक चीजें ऐसी तो है नहीं जो डायरेक्टली वो रीजन से सॉल्व कर ले। अब रीजन जवाब नहीं दे पा रहा है लोगों को। अब रीजन, अकेलापन है, क्राउडेड सिटीज है, एंजाइटी है, रीजन कितना ढूंढोगे? रीजन से कितनी चीजों को आप हल कर पाओगे? तो लोग दूसरी तरफ फिर मिस्ट्री की दुनिया भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो इमोशंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। गॉथिक फिक्शन एक्सप्रेस दिस न्यू काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फियर थ्रू हॉन्टेड हाउसेज, मैडनेस, आइसोलेशन एंड कैओस। इस पागलपन को, इस कैओस को, दो कॉन्ट्ररी वर्ड है, एक तो रीजन है और एक मैडनेस है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं।
जब इंसान अपने सलीके से थोड़ा सा हटता है, जो पैटर्न सोसाइटी ने सेट कर रखा है उससे अलग चला जाता है, तो उसे पागल कह दिया जाता है। ये कितना सच है कितना गलत है, मगर अक्सर होता यही देखा है अपन ने कि एक जो सोसाइटी का ढर्रा है उससे कोई भी इंसान हटता दिखेगा उसे पागल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो यही चीज इस पीरियड में हो रही थी। गांव से लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उस वक्त लोनलीनेस भी है, एंजाइटी भी है, एलियनेशन भी है, तो वहां वो पागलपन, आइसोलेशन, अकेले वाली बातें हैं, इन सब के ऊपर भी वो कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। तो उस वक्त के राइटर्स ने इनके ऊपर लिखने की सोची और वो लिखते चले जा रहे हैं। अगला कारण है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। मध्य वर्ग है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लग गया था, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो मजदूर थे वो इस कैटेगरी में आ रहे थे। डिमांड फॉर सेंसेशनल एंटरटेनमेंट, वो कुछ कोई इंसान है जो 8 घंटे फैक्ट्री में काम करके आ रहा है और शाम को उसे आप रीजन की टेबलेट दे दोगे तो वापस वो पिस्ड ऑफ हो जाएगा आपसे। तो वो कोशिश क्या करेगा, उसे कहा मुझे सेंसेशनल एंटरटेनमेंट चाहिए कहीं ना कहीं जो मेरी इंद्रियों को जगा सके। अब इंद्रियों पे कोई बात चोट करेगी, वो क्या करेगा, रहस्य करेगा। रहस्य कहां मिलेगा, उस 12th सेंचुरी के उन कैसल्स में या हॉन्टेड हाउसेस में, वहां देखने को मिलेगा। ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज, स्पेशली मिडिल क्लास वुमेन, और मध्यम वर्ग की औरतें जो जिनको घर में डोमेस्टिक थी, उन्हें घर में रखा जाता था, वो उनको भी पढ़ने के लिए कुछ चाहिए था। तो इस तरह की ये कहानियां हैं, उन्हें पढ़ने को ये कहानियां एंटरटेन कर रही थी, तो इनकी डिमांड सोसाइटी में बढ़ती चली गई। यहां इमोशनल स्टोरीज भी मिलती थी, मिस्ट्री भी थी, एक्साइटमेंट भी था, और एस्केप फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ। गॉथिक नॉवेल्स प्रोवाइडेड सस्पेंस, टेरर, रोमांस एंड मेलोड्रामा। गॉथिक नॉवेल में क्या होता था, सस्पेंस हुआ करता था। जैसे सस्पेंस किस तरह का एग्जांपल देता हूं। जनरली गॉथिक नॉवेल की सेटिंग है वो या इटली या स्पेन में मिडिल एजेस में मिलती है। मिडिल एजेस में कोई हॉन्टेड हाउस है, उस हॉन्टेड हाउस में, जैसे क्लास की शुरुआत करने से पहले ही मैंने कहा था कि एक डैमजल इन डिस्ट्रेस है, एक कहानी की नायिका है, उसे किसी चीज का खौफ लग रहा है, उसे कोई सुपरनेचुरल पावर है, एक विलन है जो उसके पास सुपरनेचुरल पावर है, उस हीरोइन को वश में करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का डरावना माहौल उन कहानियों में मिला करता था। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यहां क्या निकल के आ रहा है, यहां बहुत सी राइटर भी इस गॉथिक एरिया में फीमेल मिलेंगी अपन को। उसका कारण ये था कि जो उन्हें डोमेस्टिसिटी या उस एक डोमेस्टिक स्पेस में महिलाओं को रखा जाता था, उनकी खुद की कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने अपने जो विचार थे, अपने जो आइडियाज थे, उनको इस तरह की नॉवेल्स में ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि ये जो समाज का ढर्रा है उससे अलग जा रही थी ये कहानियां कहीं ना कहीं। तो वहां उन्होंने लिखने की भी कोशिश करी और वहां इन नॉवेल्स को पढ़ा भी करती थी। एक इंपॉर्टेंट कारण अपने पास ये था। ये सब चीजें थी, ये गॉथिक के बारे में जानकारी थी। पहला, गॉथिक शब्द कहां से आता है। दूसरा, अपन ने पढ़ा ये इस तरह का अगर लिटरेचर है तो वो कहां से निकल के आ रहा है, उसका एग्जिस्टेंस कौन से समाज में था, उसकी बात करी अपन नियो क्लासिकल। और नियो क्लासिकल जब टूटता हुआ नजर आता है, प्री रोमांटिक की तरफ बढ़ते हैं, तो प्री रोमांटिक में एग्जिस्टेंस में आ रही हैं कहानियां, और रोमांटिक एज में ये पॉपुलर बन जा रही हैं। तो इस तरह की चीजें। अब अगर आपको प्री रोमांटिक और रोमांटिक के बारे में और ढंग से पढ़ना है तो आप रूटलेज वगैरह से, एमएच अब्राहम से पढ़ सकते हैं। आगे की क्लासेस में अपन इस पे बात भी करेंगे। और भी यहाँ एक छोटा सा हिस्सा मैंने बताने की कोशिश करी, जो गॉथिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको अपन जान रहे थे। तो सीधी सी बात जैसे अपन ने करी, यहाँ शब्द की उत्पत्ति और एक रीजन, एक पीरियड लिटरेचर का जहां ये इस तरह का लिटरेचर एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब इसकी डेफिनेशंस है, उसको एक एक करके अपन पढ़ते समझते हैं, और वहां से आपके परीक्षा में सवाल भी देखने को मिलेंगे। वो डेफिनेशंस क्या है उन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसल ऑफ ओट्रांटो नाम से एक कहानी थी, ए गॉथिक स्टोरी इसका सबटाइटल था। हॉरेस वेलपोल, जैसा अपन ने समझा, ये रॉबर्ट वेलपोल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनके बेटे हैं, और ये पहली गॉथिक स्टोरी द कैसल ऑफ ओट्रांटो 1764 में देखने को नजर आती है। इट वाज द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल, कैसल ऑफ ओट्रांटो, इसको ध्यान रखना है। द सबटाइटल डिनोट्स इट्स सेटिंग इन द मिडिल एजेस। इस नॉवेल की सेटिंग है वो मिडिल एजेस में है। मिडिल एजेस में होने का रीजन अपन ने जैसे पता किया था,
वहीं उस तरह के रहस्यमयी इमारतें थी और उन्हीं इमारतों के आसपास कहानी की सेटिंग है। एंड फ्लरिश थ्रू द अर्ली 19th सेंचुरी, और ये इस तरह की कहानियां 1764 में लेट 18th सेंचुरी में आ रही हैं और फ्लरिश हो रही हैं अर्ली 19th सेंचुरी में। 1820-30 के आसपास ये पॉपुलर हो जा रही हैं इस तरह की कहानियां। Some writers followed Walpole's example by setting their stories in the medieval period. कुछ राइटर ने इसी एग्जाम्पल को रखा। वेलपोल ने जैसे अपनी नॉवेल्स की सेटिंग है वो मिडिल एजेस में, मिडीवियल पीरियड में करी है, वैसे ही बाकी ने भी कोशिश करी। स्पेशली कहां सेट किया? इटली और स्पेन के अंदर। ये सवाल भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि गॉथिक जब शुरू हो रहा है तो उसकी सेटिंग आपको कौन सी जगह पे देखने को मिल रही है, तो वो नॉवल या कहानी कहां सेट है, उसका बैकड्रॉप क्या है, वो इटली, स्पेन या मिडीवियल एजेस में वहीं देखने को मिलती है, इटली स्पेन के किसी शहर में। The local was often a gloomy castle, एक भयनुमा, डरावना सा, उदास सा एक कैसल है, महल है। Furnished with dungeons, dungeons मतलब तहखाने हैं। Subterranean passages, कोई नीचे से गुजरने वाले, उस तहखानों में से गुजरने वाले गलियारे भी हैं ऐसे महलों में। Sliding panels, इस तरह से हिलने डुलने वाले पैनल्स भी हैं। द टिपिकल स्टोरी फोकस्ड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द टिपिकल स्टोरी फोकस्ड ऑन द सफरिंग इम्पोज्ड ऑन एन इनोसेंट हीरोइन, एक मासूम कहानी की नायिका जिसके ऊपर सफरिंग थोपी जा रही है कहीं ना कहीं से, और उनकी सेटिंग कहाँ है? ऐसे महलों और प्रसादों में है। बाय ए क्रूअल एंड लस्टफुल विलन, एक बदमाश, एक क्रूअल, एक लस्टफुल, एक लस्टी ह्यूमन बीइंग, एक विलन। उसका जो विलन है वो कैसा है? लस्टफुल है, और वो कैसा है? क्रूअल है। एंड मेड बाउंटीफुल यूज ऑफ घोस्ट, जहां भूत और घोस्ट ये माहौल भी पैदा किया जा रहा है। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस, अचानक से कहानी से लोगों का गायब हो जाना, ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। एंड अदर सेंसेशनल एंड सुपरनेचुरल अकरेंसेस, सेंसेशनल क्या है? हमारी इंद्रियों को जो चीज झकझोर देती है, ऐसी चीज भी वहां है। एक तो नेचुरल है, एक सुपर नेचुरल है। नेचुरल जो हम देख पढ़ समझ सकते हैं हमारे रीजन से, वो नेचुरल है, और उस रैशनैलिटी और रीजन से ऊपर उठ के कोई बात होती है वो सुपर नेचुरल है। नेचुरल से बियॉन्ड, नेचुरल से बियॉन्ड क्या होगी? कोई रहस्य की बात होगी। Which in a number of novels turn out to have a natural explanation, और नॉवेल के प्लॉट को इस तरह से गुथा जाता था कि जितनी भी बातें अपन यहां कर रहे हैं वो सब की सब नेचुरल लग रही हैं, कि सब नेचुरल सा ही माहौल लग रहा है। The principal aim of such novels was to evoke chilling terror. इन नॉवेल कहानियों का सबसे प्राइमरी एम क्या था? टेरर और भय को पैदा करना। By exploiting mystery and variety of horrors, और वो इस टेरर, इस भय को कैसे पैदा करेंगी? वो इस हिसाब से पैदा करेंगी, वहां मिस्ट्री और एक तरह से वैरायटी ऑफ डर, कई तरह के डर के माहौल को बनाया जाता है ताकि हमें खतरा किसी चीज से महसूस होता हुआ दिखाई दे। Many of them are now read mainly as a period pieces, but the best opened up to fiction the realm of rational and the preserve impulses and nightmarish terror that lie beneath the orderly surface of the civilized mind. यही बात जो मैं पीछे करके आया हूं कि हमारा सिविलाइज्ड दिमाग क्या है, जो रैशनैलिटी कोई चीज को कॉम्प्रीहेंड कर पाती है। हमने जो जो चीजें देखी उनको अपन समझते गए, जो नहीं देखी है उन पे टच करने वाली, इस इररेशनैलिटी पे टच करने वाली, जो इररेशनैलिटी जो हमारे इंपल्स को पकड़ती है, ऐसी चीजें, ऐसा रहस्य को टच करने वाली ये कहानियां हुआ करती थी। एग्जाम्पल्स ऑफ गॉथिक नॉवेल्स आर विलियम बेकफोर्ड्स वैथिक। विलियम बेकफोर्ड की 1786 में एक वैथिक नाम से, ये वैथिक एक खलीफा है कहीं का, और उस खलीफा के ऊपर कहानी है 1786 में। नाम है विलियम बेकफोर्ड। विलियम बेकफोर्ड, इसकी कहानी है वैथिक। द सेटिंग ऑफ विच इज बोथ मिडीवियल एंड ओरिएंटल। उसकी सेटिंग है मिडीवियल भी है, ओरिएंटल क्या है? दो नाम होते हैं, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट। तो जो ईस्ट सोसाइटी है, जो हमारे एशिया और इस तरफ का संसार है, उसे ओरिएंट कहा जाता है। और इनकी सेटिंग ओरिएंट में रखने का पर्पस क्या होता था? क्योंकि ओरिएंट के पास क्या था? ओरिएंट को ये लोग अनसिविलाइज्ड मानते थे, स्नेक चार्मर्स मानते थे। तो उस दुनिया में रहस्य था, उस दुनिया को, वो दुनिया इनको अपील करती थी कि वहां सिविलाइज तो है नहीं, वहां इसी तरह के लोग हैं, रहस्यनुमा, कब नेचुरल लोग हैं,
प्रकृति के नजदीक रहने वाले हैं, तो उनकी सेटिंग वहां दिखाने से और ज्यादा एक तरह से क्या है, ये रहस्य वाली दुनिया को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे थे। तो मैंने कहा ओरिएंट एशिया की तरफ वाला मामला, ऑक्सीडेंट क्या है, जो यूरोप का हिस्सा है उसे ऑक्सीडेंट समझा जाता था। जब आप लिटरेरी थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का जिक्र आता है। एडवर्ड सईद भी इस पे बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, वो हमारा काम नहीं, बस ओरिएंट नाम समझना था। एंड द सब्जेक्ट बोथ इरोटिक एंड सैडिस्टिक, इरोटिक कामुकता को जगाने वाला सब्जेक्ट और एक सैडिस्टिक दुख को बताने वाला सब्जेक्ट। एन रेडक्लिफ की अब एक दूसरे राइटर का जिक्र है, उनका नाम है एन रेडक्लिफ, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडाल्फो। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, 1794 में आया है, ये भी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एंड द अदर हाईली सक्सेसफुल रोमांसेस, रोमांस ये शब्द, रोमांस शब्द की उत्पत्ति भी अपन देखें तो क्या थी, मिडीवियल पीरियड में रोमांस समझा जाता था कोई भी चीज, कोई भी नाइट एक जर्नी पे है और वहां उस जर्नी पे वो एक डैमजल इन डिस्ट्रेस, एक खूबसूरत लड़की है, उसे बचाने की कोशिश करता है और वो इधर इधर घूमता है दुनिया को एक्सप्लोर करने की, उसके साथ में कोई नहीं है, वहां उसे कोई औरत मिली, उसे वो बचाता है, दोनों की लव स्टोरीज पे कहानी बन जाती। तो कल्पनाओं से भरी हुई चीज थी। धीरे धीरे रोमांस ये वर्ड इसी से रोमांटिक बना, जो रोमांस बताया जाता है उससे उल्टा है। फिर ये बॉलीवुड की फिल्मों में भी यही रोमांस दिखता है अपन को। रोमांटिक का मतलब इस रोमांस से नहीं है, रोमांटिक का मतलब है हमारे दिमाग की रहस्य वाली चीजों को, इमोशंस को ढूंढना, खोजना। अगला एक वर्क है मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का द मंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1796 में वर्क आता है। विच एक्सप्लॉइटेड विद considerable literary skill the shock effect of a narrative involving rape, incest, murder and diabolism। ये जो मैथ्यू लेविस ग्रेगरी की जो वर्क था द मंक 1796 में, ये इंसेस्ट बताता है। इंसेस्ट क्या है, अपने खून के रिश्ते से ही फिजिकल रिलेशन बना लेना, इंसेस्ट की कैटेगरी में है। रेप का भी इस कहानी में जिक्र है। इन चीजों को दिखा के ये और ज्यादा कल्पना वाले इस साहित्य में और ज्यादा कहीं अपनी सेंसेशन को झकझोरने की और रहस्यों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जेन ऑस्टिन मेड ए गुड ह्यूमर्ड फन ऑफ द मोर डेकोरस इंस्टेंसेस ऑफ गॉथिक वोग इन नॉर्थएंगर एबे नाम का एक जेन ऑस्टिन का नॉवल था। यह समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। इन गॉथिक राइटिंग का जेन ऑस्टिन है वो मजाक बनाती हैं अपने एक वर्क में, और उनका वर्क था नॉर्थएंगर एबे, 1798 में पब्लिश हो रहा है। लिखा गया 1798 में, पब्लिश 1818 में हो रहा है। तो जेन ऑस्टिन की हीरोइन है, वो ऐसा डर का माहौल, वो इन्हीं सब नॉवेल्स को, गॉथिक को पढ़ा करती थी। अपनी कहानी जेन ऑस्टिन जो नॉर्थएंगर एबे लिख रही है, उसके अंदर उनकी जो नायिका हैं वो इसी तरह के वर्क पढ़ा करती हैं। जब वो इसी तरह के वर्क पढ़ती हैं तो ऐसी ही कल्पनाएं करती हैं, और इसी कल्पनाओं की वजह से उसका रिश्ता टूटता टूटता बचता है। तो ये गॉथिक, इसके ऊपर क्रिटिक किसने किया, सबसे पहले देखने को मिल रहा है नॉर्थएंगर एबे में। ये किसने लिखा था, जेन ऑस्टिन ने लिखा था। The term Gothic has also been extended to a type of fiction which lacks the exotic setting of the earlier romances but develops a brooding atmosphere of gloom and terror, represents events that are uncanny, macabre and melodramatically violent and often deals with aberrant psychological state। ये यहाँ एक और समझने वाली बात है। जब ये गॉथिक आगे बढ़ता गया धीरे धीरे, तो जरूरी नहीं है इसकी सेटिंग को उन्हीं महलों और उसी मिडीवियल में रखा गया, मगर एक जरूरी चीज ये थी कि इस तरह की नॉवेल्स में अनकैनी और मैकेबर, मैकेबर क्या है, मृत्यु से जुड़ी हुई जो भी परिस्थितियां वो दिखाई जाती थी। मेलोड्रामा हुआ करता था। मेलोड्रामा क्या है, मेलोड्रामा समझ सकते हैं, जितना भी आप हिंदुस्तानी सीरियल अपन देखते हैं, नाटक वगैरह, उसमें जितने भी रोने धोने के फालतू के मामले दिखाए जा रहे हैं, हर किसी बात पे, छोटी बात को बड़ा माहौल बना के दिखाना, वो मेलोड्रामेटिकली बोला जाता है। तो यहां मेलोड्रामा तो यूज था। अनकैनी इवेंट, ऐसे इवेंट, रहस्यमय इवेंट जिन्हें अपन सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा भी था। मैकेबर डेथ से जुड़े हुए टर्म भी वहां थे, और वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स को दिखाने वाली चीजें थी, हमारे जो मानसिक परिस्थितियां हैं उनको दिखाने वाली चीजें थी। तो जैसे जैसे गॉथिक डेवलप होता गया, लोग, ऐसे राइटर्स भी आए हैं
जिन्होंने जरूरी नहीं है मिडिल एजेस में ही सेटिंग रखी हो, पर जो माहौल स्टोरी का पूरा है, अनकैनी इवेंट्स है, मैकेबर इफेक्ट है, मेलोड्रामा है, साइकोलॉजिकल स्टेट है, रहस्य है, डर है, टेरर है, वो सब साथ में रख के ही चलते थे। In this extended sense, the term Gothic has been applied to William Godwin's Celeb William नाम से 1794 का वर्क है, विलियम गॉडविन्स का सेलेब विलियम। ये इसकी सेटिंग कोई पुराने वक्त में नहीं है, मगर टेरर और भय का माहौल है इसके नॉवेल्स में है। तो ऊपर वही बात अपन ने करी कि जरूरी नहीं है नॉवेल के अंदर टेरर ये मिडिल एजेस में ही सेटिंग हो, मगर डर का माहौल बनाने के लिए ये चीज इस नॉवेल के अंदर भी चीजें उपलब्ध, ऐसी नॉवेल्स में, गॉथिक नॉवेल में डर के माहौल के रूप में चीजें दिखती हैं। मैरी शेलीज रिमार्केबल एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रैंकेस्टीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। 1818 में मैरी शेली ने फ्रैंकेस्टीन नाम से एक वर्क लिखा था। इस वर्क के अंदर भी एक विलन है, एक डेविल है, एक सुपरनेचुरल इंसान है जो हर जगह तबाही मचा रहा है, और उस तबाही का रिजल्ट क्या है वो मिस्ट्री वगैरह इन सब को इवोक करके दिखाने की कोशिश करी गई। एंड द नॉवेल्स एंड टेल्स ऑफ टेरर बाय द जर्मन ईटीए हॉफमन, ईटीए हॉफमन नाम से एक इंसान थे, उसके नॉवेल्स में भी ये गॉथिक। तो मोटा मोटा यहां देखने को क्या मिल रहा है, अपन यहां से राइटर्स उठा रहे हैं, कौन कौन से राइटर ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। इसको आपको क्रोनोलॉजी में भी पढ़ना है, इसको आपको ये ध्यान रखना है कौन सा राइटर था, कौन सा वर्क लिखा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ते आए ही हैं साथ साथ, कि इसकी सेटिंग कहाँ हुआ करती थी, मिडिल एजेस का क्या मामला था। फिर ये बात ये कर रहे हैं कि कुछ एक नॉवेल्स ऐसी हैं जहां जरूरी नहीं है मिडिल एजेस में सेटिंग हो, मगर टेरर खौफ वाली बातें सब वहां मिलेंगी। स्टिल मोर लूजली Gothic has been used to describe elements of the macabre and terrifying that are included in such later works of Emily Bronte, Wuthering Heights. उसके बाद गॉथिक को और ज्यादा एक्सटेंड करके देखें तो ये कहा जाता है जिस भी राइटिंग में, जिस भी फिक्शनल वर्क में मैकेबर, डेथ से जुड़ी हुई चीजें, रहस्य से जुड़ी हुई चीजें, इन सब का जब जिक्र आता है तो वहां भी एक तरह से अपन उसे गॉथिक की कैटेगरी में ही इन्वॉल्व करते हैं। जैसे वुदरिंग हाइट नाम का एक नॉवेल है एमिली ब्रोंटे का, उसे भी गॉथिक की कैटेगरी में माना जाता है। शार्लट ब्रोंटे का जेन आयर, शार्लट, एमिली ब्रोंटे और शार्लट ब्रोंटे हैं, दोनों सिस्टर्स थी, एक ने वुदरिंग हाइट लिखा, काफी फेमस वर्क है, और एक ने जेन आयर लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल इस जेन आयर में क्या था, जेन आयर में एक महल है, एक मकान है महल नुमा, वहां एक औरत कोई रहस्यमय तरीके से रह रही है, और एक दिन उसके जलने की और चीखों की आवाज उस कहानी में इधर उधर से आ रही होती है। तो आप सोचिए कि सेटिंग है वो उसी तरह की मिलेगी, भले ही उसको 12th सेंचुरी में और वहां सेट नहीं किया जाए, उसे इटली और स्पेन में सेट नहीं किया जाए, मगर रहस्य और उन सब पे बात है वो सही कहीं ना कहीं सिमिलर सी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यही है, गॉथिक की खास बात क्या है, अर्लियर फेज था गॉथिक का, शुरुआती जो कहानियां आई उनकी सेटिंग आपको कहां मिल रही है, मिडिल एजेस में या मिडीवियल पीरियड में, और वहां हॉरर और सबका माहौल है। जैसे जैसे गॉथिक आगे बढ़ती जाती है तो वहां जरूरी नहीं है उसकी सेटिंग है वो मिडिल एजेस में मिले, सेटिंग कहीं भी कोई भी जगह हो सकती है, मगर खास बात क्या है वहां देखने को जो मिलती है, वहां टेरर, मैकेबर इफेक्ट, मतलब डेथ से जुड़ा हुआ कोई इफेक्ट, सुपरनेचुरल एलिमेंट, वो जरूरी तौर पे दिखते ही दिखते हैं। चार्ल्स डिकिंस का ब्लीक हाउस नाम से एक वर्क है, फॉर एग्जांपल चैप्टर 16 एंड 47 में वहां इस चीज का, चैप्टर 11, 16 और 47 में इस ब्लीक हाउस में इन चीजों का ऐसा ही चीज कुछ दिखाया जा रहा है। चार्ल्स डिकिन की ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी गॉथिक एलिमेंट्स है। मिस हैविशम नाम से एक कैरेक्टर है, मिस हैविशम क्या करती हैं चार्ल्स डिकिंस की कहानी में, वहां ये देखने को मिलता है उसने अपनी कभी ड्रेस चेंज नहीं करी है, वो जो सॉसरर्स हुआ करती हैं, जो विच हुआ करती हैं, उस तरह से कहानी में बिहेव करती है और एक इंसान की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करती है। तो उसमें भी, इस कहानी में भी हल्का सा सुपरनेचुरल इस चार्ल्स डिकिंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी दिखाया गया है। पूरी तरह गॉथिक नहीं है, मगर गॉथिक एलिमेंट है वहां कहीं ना कहीं। Critics have also drawn attention to the many women writers of Gothic fiction and have explained feature
ऑफ द मोड एज द रिजल्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी, कि फीमेल की सेक्सुअलिटी है उसको हमेशा पेट्रियार्की ने दबाया है। तो इन गॉथिक में जो फीमेल राइटर थी, जो गॉथिक को लिखने वाली थी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आवाज ढूंढी है और उन्होंने कोशिश करी हम ऐसा लिखें जिससे पेट्रियार्की से अलग जाते हुए नजर आए, पुरुष प्रधान समाज से अलग जाते नजर आए और अपनी आवाज को बुलंद कर सके, या तो इन कहानियों को पढ़ के या ऐसी ही कुछ कहानियां लिख के। ऐसी कहानियां कैसे? रीजन और रैशनैलिटी की दुनिया तो इंसान ने, आदमी ने, पुरुष समाज ने अपने लिए रख ली है। रहस्य वाली दुनिया को महिलाएं खोजने की कोशिश कर रही हैं, जहां उनकी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और एज द चैलेंज टू द जेंडर हायरार्की एंड वैल्यूज ऑफ मेल डोमिनेटेड कल्चर, वही बात जो मेल हायरार्की और जो एक तरह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, उसको चैलेंज ये फीमेल राइटर अपने वर्क से करती हुई नजर आ रही। सी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन गुबर का मैड वुमन इन द एटिक नाम से एक वर्क आया था। इस वर्क का थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, ये गॉथिक नहीं है, मगर इस तरह की जो बात बताई, चर्चा करी, वो किसने करी? सैंड्रा ये गिलबर्ट और सूजन गुबर नाम से दो फेमिनिस्ट हुई, नारीवादी चिंतन में इनका नाम आता है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैड वुमन इन द एटिक का रेफरेंस दिया। मैड वुमन इन द एटिक ये जेन आयर में मिलता है, जेन आयर नॉवल में, जो से मैंने बताया, जेन आयर शर्लट ब्रोंटे की नॉवल, जेन आयर शर्लट ब्रोंटे की नॉवल। इसमें क्या होता था, एक महिला है जो ऊपर किसी एटिक में बंद है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी कहानी में आती रहती है। तो सैंड्रा गिलबर्ट और सूजन गुबर कहती हैं पुरुष प्रधान समाज, ऐसा कभी ऐसे रेफरेंसेस पुरुष प्रधान समाज की राइटिंग में नहीं रहे, तो महिलाएं जो भी लिखती चलती आ रही हैं उनकी राइटिंग में ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ये नारीवादी चिंतन जो अपन कर रही हैं उसमें ऐसी कहानियां महिलाओं के लिए ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहां क्या हो रहा था, मेल डोमिनेटेड कल्चर से अलग जाया जा रहा था। तो मैड वुमन इन द एटिक है एक क्रिटिकल, एक फेमिनिस्ट वर्क है जिसके अंदर बात करी गई है कि महिलाओं का जो लेखनी है वो किस तरह की हुआ करती है। तो महिलाओं की लेखनी को एक गॉथिक वाली कैटेगरी के अंदर मान के देखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा, ये देखा कि जो जैसे जैसे गॉथिक है वो डेवलप होती गई, उस गॉथिक में अपन को क्या मिलता चला गया। टेरर और हॉरर और मैकेबर इफेक्ट, डेथ से जुड़े हुए चीजें, सिलसिले सब मौजूद हैं। जरूरी नहीं है उनकी सेटिंग मिडिल एजेस में हो, सेटिंग पहले वाली इनिशियल नॉवेल जो शुरू थी उनकी सेटिंग मिडिल एजेस में उस जगह हुई। आगे अपन ने पढ़ा बहुत सी कहानियां हैं जहां गॉथिक के एलिमेंट्स अपन को देखने को मिलते हैं। ये अपन ने फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी कि जो गॉथिक राइटिंग होती है वो एक्चुअल में क्या करती है, पुरुष प्रधान समाज की जो भी लेखन रहा है उससे अलग जाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। ये बात गिलबर्ट और गुबर नाम के मैड वुमन इन द एटिक्स 1979 के अंदर एक वर्क था, उसके अंदर चर्चा करी गई थी। ऐसे सवाल भी परीक्षा में आ जाते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एंड फीमेल गॉथिक नाम से भी एक वर्क था जूलियन ई फ्लेनोर का, द फीमेल गॉथिक। ये 1983 में वर्क आया है, जूलियन ई फ्लेनोर का द फीमेल गॉथिक। यहां भी इसी तरह की बात करी गई जो अपन ने मैड वुमन इन द एटिक में कहा कि महिलाओं की लेखनी जो गॉथिक का हिस्सा। स्पेशली द अमेरिकन साउथ का हिस्सा है, हैज बीन फर्टाइल इन गॉथिक फिक्शन। इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिकन साउथ गॉथिक के लिए फर्टाइल हिस्सा क्यों रहा है? अमेरिकन साउथ है, जैसे अमेरिका को 3 हिस्सों में बांट के देखें, अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन मिड और जो अमेरिकन सदर्न पार्ट है। तो इसमें सदर्न में स्लेवरी हुआ करती थी, स्लेवरी में लोगों पे हिंसाएं बहुत हुई थी और एक नेचर से बहुत क्लोज ये एरिया माना जाता है। और साउथ का जो एरिया है उनको गांव और देहात के लोग समझे जाते हैं जिन्हें रैशनैलिटी को कभी खोजा नहीं है। तो यहाँ पैदा होने वाले लोगों ने अपने समाज के हिसाब से गॉथिक को अडॉप्ट कर लिया, तो वो भी इन्हीं रहस्य वाली चीजों पे ही लिखने लग गए। तो एक तो नाम अमेरिकन साउथ में, वहां भी इस तरह की कहानियां बहुत देखने को मिली हैं। फ्रॉम द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स ब्रॉगडन ब्राउन की जो नॉवेल्स है अमेरिकन साउथ में, वहां भी इस तरह का गॉथिक अपन को देखने को मिलता है। एंड द टेरर टेल्स ऑफ एडगर एलन पो, जैसे मैंने कहा था आपको, एक आइडिया बताया था सबलाइम,
उसी सबलाइम से जुड़ा हुआ एक गॉथिक चलता आता है। और एडगर एलन पो को डार्क रोमांटिक माना जाता है। डार्क रोमांटिक क्यों? ऐसा इंसान जो ऐसे इमोशंस को ढूंढने की कोशिश करता है जिनमें रहस्य है, जिनमें डर है, जिनका जवाब हमें पहले से मालूम नहीं। तो एडगर एलन पो के वर्क में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। विलियम फॉकनर का वर्क है, उनमें भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ विलियम फॉकनर के 2 वर्क का रेफरेंस दिया गया है, सेंचुरी एंड एब्सोलम एंड एब्सोलम नाम से इनके 2 वर्क हैं, सेंचुरी एंड एब्सोलम। इन वर्क में भी ऐसा देखने को मिलता है। सम फिक्शंस और ट्रूमन कपट नाम से एक राइटर हैं, उनके वर्क में भी ऐसे ही रेफरेंस देखने को मिलते हैं। द नाइटमेरिश रेल्म ऑफ अनकैनी टेरर, वॉयलेंस, क्रूएलिटी ओपन्ड बाय गॉथिक नॉवल continued to be explored, such as Daphne du Maurier's philosophy, popular Rebecca। अब ये जितने भी हैं आगे नाम आ रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ लिए गॉथिक में क्या होता है, उसके बाद जो चीज है वो नाम दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका में भी ऐसी चीजें हैं, वहां फॉकनर, विलियम फॉकनर की राइटिंग में भी ऐसी चीजें हैं, एडगर एलन पो की राइटिंग में भी ऐसे हैं। अब एक दूसरा अगला नया नाम आ गया है, डैफ्ने ड्यू मॉरियर। इनकी एक पॉपुलर वर्क है रेबेका नाम से, जो 1938 में लिखा गया। तो ये भी गॉथिक के अंदर ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आगे इन्होंने बताया है कि H.P. लवक्राफ्ट एंड स्टीफन किंग राइटर्स डायरेक्टर हैं। उन्होंने, स्टीफन किंग ने हॉरर फिल्में बनाई हैं, उनकी फिल्में खूब चलती हैं हॉरर फिल्में, तो उनकी राइटिंग में भी ये गॉथिक है। अब पढ़ने समझने वाली बात थी अपन ने जो करी वो यही है कि हमारे पास बहुत सारे नए नाम आए हैं। जितने भी नाम अपन ने पढ़े हैं गॉथिक के सिलसिले में, उन नामों को ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे यहीं से बात कर लें सीधा, गॉथिक स्टोरी टेरर होगा, अनकैनी इवेंट्स होंगे, जिन इवेंट्स को अपन सोच नहीं सकते, रहस्य से जुड़े हुए वो होंगे, मैकेबर इफेक्ट होगा, डेथ और इन सब चीजों की बातें होंगी। उसके बाद इसके अंदर एक हीरोइन है, एक डेमजल इन डिस्ट्रेस है, उस पे किसी विलन है, वो लस्टी है, वो क्रूअल है, उस पे अटैक करने की कोशिश करता है और वो डर के माहौल में रहती है। और तीसरी खास बात अपन ने पढ़ी, ये इस तरह की राइटिंग को कहीं ना कहीं महिलाओं को आवाज देने की ऐसी राइटिंग ने बात करी है, जो अपन ने स्यूजन गूबर और गिलबर्ट का जो वर्क है मैड वुमन एटिक, वो इसमें ऐसी बात कर रही है कि महिलाओं के लिए जुड़ा हुआ जो लिटरेचर साहित्य है, फिक्शन नॉवेल लिखी गई, वो गॉथिक रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। ये बात भी अपन ने देख ली। अब कुछ एक वर्क जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम इसी से उठाए हुए हैं, इसी पीडीएफ से जो अपन पढ़ रहे हैं। शार्लट ब्रंटे का है, ये सदर्न इटली में सेट है। फेमस कैरेक्टर यहाँ फ्रायर जेरोम है। कैसल ऑफ ओट्रांटो जो पहला गॉथिक वर्क था, उसका रेफरेंस है। क्लारा रीव है एक, उनका वर्क है द ओल्ड इंग्लिश बैरन, ऑल्सो कॉल्ड द चैंपियन ऑफ वर्च्यू, ए गॉथिक स्टोरी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू लेविस का एक वर्क है द मंक, ये पहले पढ़ के आए हैं अपन। एन रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ यूडाल्फो, ये इंपॉर्टेंट है। और इस वर्क को खासकर जेन ऑस्टिन ने क्रिटिसाइज किया था नॉर्थ एंगर एबे के अंदर। नॉर्थ एंगर एबे नाम से जो नॉवेल लिखी जेन ऑस्टिन ने, वो गॉथिक नॉवेल्स को क्रिटिसाइज करती है, और खासकर मिस्ट्रीज ऑफ यूडाल्फो एन रेडक्लिफ के वर्क को। विलियम बैकफोर्ड का एक वर्क है वथिक नाम से। शर्लॉट डेक्री का एक वर्क है जफलोया द मूर 1806 का, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। मैरी शेली का 1818 में फ्रैंकेस्टीन नाम से वर्क इंपॉर्टेंट है। जॉन पॉलिडोरी का द वैम्पायर नाम से वर्क इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क इन पीडीएफ से ढूंढने की कोशिश करी है। अब जैसे सवाल आपके कैसे आ सकते हैं, उसको एक बार आप देख सकते हैं। एक तो इन जितने भी वर्क्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको हायरार्की में ध्यान रखना है कि 96 में कौन सा आया, 1786 में कौन सा वर्क आया, 1806 में कौन सा वर्क आया, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट टाइम में गॉथिक का रेफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आए तो प्रेजेंट टाइम में आपको गॉथिक का रेफरेंस एक तो हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में मिल रहा है जो स्टीफन किंग की है। उसके बाद आपको रेबेका, डैफ्ने ड्यू मॉरियर रेबेका का वर्क 1938 में, वहां गॉथिक का एलिमेंट है। अमेरिकन राइटर और रहे हैं, जैसे कुछ एक एडगर एलन पो है, विलियम फॉकनर है, उनकी कहानियों में गॉथिक का एलिमेंट नजर आता है। उससे पहले अपन ने ये देखा कि ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर जैसे जो भी राइटर हुए हैं, उनके अंदर भी आपको, जैसे वुदरिंग हाइट है, एमिली ब्रोंटे के गॉथिक का रेफरेंस आ रहा है। उसके बाद अपन ने देखा कि शार्लट ब्रोंटे का जो वर्क है उसके अंदर जेन आयर, इसमें गॉथिक के एलिमेंट है। चार्ल्स डिकिन के ब्लीक हाउस में गॉथिक का एलिमेंट है। उसके बाद आपने ये देखा
कि नारीवादी चिंतन में ये कहा गया कि गॉथिक महिलाओं के सबसे नजदीक की लेखनी है। उसमें सूजन ग्रूबर एंड गिलबर्ट का वर्क द मैड वुमन इन द एटिक है, ये इंपॉर्टेंट है। जुलियाना फ्लीनर का एक वर्क द फीमेल गॉथिक नाम से, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाम आपको जरूरी तौर पे ध्यान रखने हैं कि कौन सी कहानी में एलिमेंट है। सीधा सा सवाल ये आ जाएगा कि क्या जेन आयर स्टोरी के अंदर गॉथिक एलिमेंट है, तो वहां आप कंफ्यूज होगे कि ऐसा ये टफ सवाल बना दिया है। वो टफ नहीं, इस किताब में दे रखा है, एज इट इज उठा लिया जाएगा ऐसा का ऐसा। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में अपना बात करने का पर्पस था। आज हमने गॉथिक के बारे में पढ़ा, आगे की क्लास में यूं ही मिलते रहेंगे। शुक्रिया।